प्रिय दर्शकों, आज अपने इस वीडियो में मैं एब्सेस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न ये उठता है कि एब्सेस किसे कहते हैं। शरीर के किसी भी भाग में यदि पस इकट्ठा होता है यानी मवाद इकट्ठा होता है तो ऐसे कंडीशन को हम एब्सेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि ब्रेन में पस इकट्ठा होता है तो उसको हम ब्रेन एब्सेस कहते हैं। यदि दांत के नीचे पस इकट्ठा होता है तो उसको हम डेंटल एब्सेस कहते हैं। यदि फेफड़े में इकट्ठा होता है तो उसको हम लंग एब्सेस कहते हैं। और यदि रेक्टम में इकट्ठा होता है तो उसको हम रेक्टल एब्सेस कहते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पस इकट्ठा हो सकता है और उसके अनुसार हम उसका नाम दे देते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये पस होता क्या है। यहाँ हम बताते चले आपको कि एब्सेस के निर्माण में सबसे बड़ा मुख्य जो भूमिका होती है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होती है। इसमें दो तरह की बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस का ज़्यादा रोल होता है। पस कल्चर में यह देखा गया है कि इसमें स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है। ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल सफ़ेद रक्त कणिकाओं को भेजती है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के दौरान कुछ बैक्टीरिया मरते हैं, कुछ WBC मरते हैं और तथा उस एरिया का कुछ पोर्शन डैमेज होता है जिसके कारण पस बनता है। आज मैं इस वीडियो में सिंपल एब्सेस के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ऐसे डीप मस्कुलर एब्सेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका मुंह ऊपर से दिखाई नहीं देता है। सिंपल एब्सेस में तो हम सामान्य तौर पे बेलाडोना, मर्कशाल, हीपरसल्फ, सल्फर और साइलिसिया आदि दवाओं का प्रयोग करते हैं। जब भी पस का कलेक्शन डीप आर्गन के अंदर होता है तो ऐसे कंडीशन में उस फोड़े का मुंह नहीं दिखाई देता है। फिर आप इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ऐसे में ये देखा जाता है कि जिस स्थान पे यह एब्सेस निकलता है वह स्थान कुछ कठोर हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है तथा देखने में थोड़ा सा लालीपन आ जाता है। मरीज को वहाँ पे दर्द भी होता है तथा उसको छूने पे थोड़ी सी गर्माहट भी प्रतीत होती है। उसके साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसे मरीज में राइगर चिल के साथ बुखार भी हो जाया करता है। कंफर्मेशन के लिए ऐसे केसेस में हम MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि का प्रयोग करते हैं और इससे हम क्लियर करते हैं कि वहाँ पे पस इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें जैसे ही पता चले कि ऐसे स्थानों पे पस इकट्ठा हो रहा है तो एलोपैथ में इसके लिए सर्जरी के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हम पस को ड्रेन करते हैं और ड्रेन करने के बाद उसमें हम बत्ती डालते हैं। प्रत्येक 1-2 दिन के बाद उसकी हम पट्टी और मरहम कराते रहते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि उस मरीज को महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जंघे में इस तरह का एब्सेस हो रहा है, जब हम उस स्थान को देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी लालीपन दिखाई देगी, छूने पे थोड़ी सी कठोरता भी नजर आएगी तथा उसको फील करने पे थोड़ी सी वहाँ पे गर्माहट भी महसूस होगा और पेशेंट को बहुत ही दर्द होगा तथा उसे थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहेगा। यदि ये चीज़ें हमें मिलती हैं तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथ में 2 इतनी बेहतरीन दवाएं हैं जिसका हम प्रयोग करें तो ये
फोड़ा वहीं पे बैठ जाता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार ऐसे एब्सेस को ड्रेन करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में प्रचुर मात्रा में मवाद या पस निकलता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार यदि ये पस बहुत दिनों तक शरीर में रहता है तो ऐसे व्यक्तियों में सेप्टिसीमिया हो सकती है और ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है, जो मरीज के लिए घातक भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमने देखा है कि यदि इन दो होम्योपैथिक मेडिसिन को चलाया जाए तो ऑपरेशन कराने की नौबत आती ही नहीं है और लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही इस तरह के फोड़े बैठ जाते हैं। उस व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब हम इन दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं मात्र 2 दवाओं का प्रयोग करता हूँ। पहली दवा मर्क्साल 1M और दूसरी दवा कैलकेरिया हाइपोफास। ऐसे कंडीशन में मैं प्रत्येक दिन सुबह मर्क्साल 1M की 1 खुराक दवा देता हूँ। उसके उपरांत कैलकेरिया हाइपोफास 30 की 3 खुराक दवा प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पे देते हैं। इस प्रकार हम एक दिन में 4 खुराक दवा देते हैं। इस दवा को देने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको ये प्रतीत होना शुरू हो जाएगा कि उसमें मवाद की मात्रा बहुत ही घट रही है। बुखार और दर्द बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है और मरीज को राहत मिलने लगती है। यह दवा मैं अपने क्लिनिक में कई बार आजमा करके देख चुका हूं और कभी भी इस दवा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है और उस व्यक्ति में सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया या इस तरह की कोई भी कंप्लेंट बाद में नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।